द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जब चुनाव के परिणाम आए तो सबको मालूम था कि अब लोकसभा में पूरी तरह से परिवर्तन दिखेगा, हंगामे से भरा सत्र होगा और जो अहंकारी रवैया था, जो तानाशाही जो तरीका था बीजेपी की सरकार का, वो नहीं अब दिख सकेगा। विपक्ष की ताकत भी बराबर की होगी और ऐसा ही कुछ आज देखने को मिला। जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई स्पीकर के चुनाव को लेकर, तो सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो ये लगता है कि स्पीकर के चुनाव में भी कहीं ना कहीं कोई धांधली हुई है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिस पे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और मैं इस वीडियो में उसी को चर्चा में लाऊंगा। लेकिन साथ में एक और चीज़ चर्चा में लानी ज़रूरी है कि अब हो सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी की सदस्यता के पीछे बीजेपी की सरकार हाथ धो के पड़ गई हो और ये असदुद्दीन ओवैसी की सदस्यता को ख़त्म करने के ऊपर आगे कदम बढ़ाएं, जो कि गलत है। जो कि गलत इसलिए है कि बीजेपी के कई सांसदों ने कई सारे नारेबाजी के साथ अपनी शपथ ली है और यहाँ तक कि एक बीजेपी के सांसद ने तो ऐसा कुछ कह दिया जो संविधान विरोधी भी है। लेकिन पहले चर्चा करते हैं किसके ऊपर। सदन में स्पीकर के चुनाव पे ऐसा क्या हुआ है जिसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने यहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है स्पीकर के चुनाव में एक ना एक तरह से कोई घपला किया है, या यूँ कह लीजिए कि कोई डेंट है जिसको लेकर आगे क्या होगा ये पता चलेगा। कि पत्रकार जो एंकर हैं वो तक ये कहने पे मजबूर हैं कि ऐसा सुनाई देता है कि यस और नो बराबर से सुनाई दिया। एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें स्पीकर के चुनाव की कार्रवाई है। जो सदन में प्रोटेम स्पीकर बैठे हैं वो ये कहते हैं कि जो लोग इसके साथ सहमत हैं वो अभी आवाज़ लगाएं और जो असहमत हैं फिर उनसे आवाज़ लगवाई जाती है। ध्वनि मत से इसका चयन होना है स्पीकर का था और ध्वनि मत में दोनों की आवाज़ें बराबर हैं, हाँ वालों की भी ना वालों की भी। आप इस वीडियो को देखिए। एक यूज़र हैं जिन्होंने लिखा है कि स्पीकर के चुनाव में भी घपला, नो वॉज लाउडर देन यस। आप इस वीडियो को देखें, थोड़ा सा मैं निजभाग लगाता हूँ और आखिरी में एंकर क्या कह रही हैं ये भी सुनिएगा। Those in favor में से aye, those against में से no। और जो ध्वनि मत से प्रत्युष यहाँ पर प्रस्ताव पारित हुआ उसमें मुझे तो दोनों की जो ध्वनि थी बराबर सुनाई दी। तो आपने खुद देखा कि आपको भी जब आवाज़ सुनाई दी जाएगी और ये थोड़ा आप अगर देखें सोशल मीडिया के ऊपर सर्च करें इस कार्रवाई को, ट्विटर वगैरह सब पे मिलेगी, तो आपको यस जो सत्ता पक्ष कह रहा है कि इससे हम सहमत हैं उसकी आवाज़ और नो जो विपक्ष कह रहा है दोनों बराबर की सुनाई देती हैं। यहाँ तक कि जो नो की आवाज़ है वो आप अगर गौर से सुनेंगे तो ज़्यादा भारी है। उसके बावजूद भी ओम बिरला जी को अध्यक्ष के पद के ऊपर बैठाया गया, अध्यक्ष के पद पर उनका चयन हुआ, जो बीजेपी की चाहत थी और बीजेपी के ही वो सांसद हैं। तो अब ये कई सारे सवाल हैं कि क्या ये सही है या एक बड़ी धांधली हुई है। अब इसके ऊपर क्या जवाब आएगा सरकार की तरफ से, क्या जवाब आएगा संसदीय कार्य मंत्री जो किरण रिजिजू जी हैं उनकी तरफ से, क्या जवाब प्रोटेम स्पीकर जी देंगे, ये अब बहुत एक तरह से पहेली सी बन चुकी है। लेकिन बीजेपी के जो सरकारें होती हैं उसमें किस तरह की धांधली होती है उससे हर इंसान परिचित है, तो कोई बहुत बड़ा सवालिया निशान भी नहीं है, बहुत से लोगों को जवाब भी मालूम है। लेकिन क्या आप खुद एक बार सुन के तय कीजिएगा कि यस की और नो की आवाज़ बराबर नहीं थी क्या, और नो की आवाज़ असहमति की क्या सहमत वालों से ज़्यादा तेज़ नहीं थी। उसके बाद कैसे ध्वनि मत पे आपने निर्णय ले लिया, ये एक बड़ा सवाल है। वोटिंग क्यों नहीं कराई गई, ये दूसरा बड़ा सवाल है। खैर, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने शपथ ली और शपथ में फ़िलिस्तीन जय फ़िलिस्तीन के नारे से ख़त्म किया। अब इसके ऊपर बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने शिकायत कर दी एक महिला सांसद ने राष्ट्रपति से और ये कह के कि इनकी सदस्यता वापस ली जाए। खैर, अगर वो दोबारा भी वहाँ कोई भी चुनाव लड़ेगा तो असदुद्दीन ओवैसी या उनके भाई वहाँ चुनाव जीतेंगे, वो एक अलग विषय है, लेकिन उसकी नौबत नहीं आएगी। पर आप हिपोक्रेसी का लेवल देखिए कि एक तो शिकायत की जाती है ओवैसी साहब की, असदुद्दीन ओवैसी की ने जो बात कही, जो नारा दिया, मैं मानता हूँ कि वो वहाँ पर बहुत लॉजिकली फिट नहीं होता है। न उस नारे को बोलने से कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी कि गाज़ा में सब कुछ सही हो जाए, या भारत सरकार का स्टैंड गाज़ा के ख़िलाफ़ हो और उसके ऊपर हम विरोध दर्ज कराएं। लेकिन ले देकर जो उन्होंने बात कही वो संविधान विरोधी नहीं है। संविधान विरोधी क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है कि वो फ़िलिस्तीन को आज़ाद देश के रूप में देखना चाहते हैं और फाइनेंशियल एड में बढ़ोतरी करिए। एस जयशंकर ने जो बात कही सदन में खड़े होकर, फॉरेन मिनिस्टर ने भारत के, हमारे देश के, ये कहा कि हमने पहले से बढ़ा दी
जो हमारी आर्थिक मदद थी, और भारत ने हमेशा फ़िलिस्तीन के पक्ष में वोट किया, अभी भी मोदी सरकार के नेतृत्व में भी। तो ओवैसी साहब का कहना गलत कहीं से नहीं होगा, लेकिन बीजेपी के सांसद ने शपथ लेने के बाद जय हिंदू राष्ट्र कहा, जो संविधान विरोधी है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष ये हमारे संविधान का मूल है कि हम किसी भी तरह से सेकुलरिज्म के ऊपर दाव नहीं कर सकते, सेकुलरिज्म पे कोई डेंट नहीं ले सकते। उसके बावजूद भी हिंदू राष्ट्र का नारा लगाना ये संविधान विरोधी है। जो आरोप बीजेपी पे लगाया जा रहा है निरंतर कि संविधान विरोधी है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने की बात नहीं कर रहा। उस संविधान विरोधी बयान के ऊपर कोई एक्शन लेने की बात नहीं है। वाकई में अगर संसदीय जानी है तो उस सांसद की जानी चाहिए जो बीजेपी का सांसद रह के और शपथ लेने के बाद जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगा रहा है। हो सकता है कल को नाथूराम गोडसे जिंदाबाद के नारे लगा दिए जाएं। अभी बीजेपी के एक नेता ने शपथ लेते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिंदाबाद, और साथ में जो दूसरे बीजेपी के नेता दीनदयाल उपाध्याय जिंदाबाद, अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, ये शपथ में क्या सही है या ये भी गलत है, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा करने को कोई तैयार नहीं है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि क्या संसदीय छीनने के लिए भी धर्म विशेष देखा जाएगा, समुदाय विशेष देखा जाएगा, पार्टी विशेष देखा जाएगा। मैं प्रवक्ता नहीं हूँ ओवैसी साहब का, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि अगर ओवैसी की शिकायत होती है तो फिर बीजेपी के उन सांसद की शिकायत क्यों नहीं होती है जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगा के शपथ लेके जाते हैं। ये दोहरा चरित्र क्यों है, और क्या संविधान विरोधी नहीं है हिंदू राष्ट्र का नारा लगाना? अगर नहीं है तो फिर कल को नाथूराम गोडसे जिंदाबाद के नारे भी बीजेपी के नेता लगा दें। वैसे भी महिमा मंडन तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कर ही चुकी हैं पिछले सदन में। तो ये एक बड़ा सवाल है कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन ये समझ में आ चुका है सत्ता पक्ष को भी, और ओम बिरला जी को भी विपक्ष के नेताओं ने साफ तौर के ऊपर समझाया कि अब बीजेपी के पास बहुमत नहीं है और बीजेपी के इशारों में सदन नहीं चल सकता है। तो आने वाले समय में आप खुद देख लीजिएगा सदन की कार्यवाही कितनी ज़्यादा दिलचस्प होगी और कितनी हंगामे से भरी होगी, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी पहले की तरह तानाशाही रवैये के साथ मजबूत नहीं है, बल्कि अब एक कमज़ोर सत्ताधारी दल है जिसकी आवाज़ को तक स्पीकर के चयन के अंदर विपक्ष ने दबा दिया। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को ज़रा जागरूक कीजिएगा ताकि लोग जाने पहचाने हो क्या रहा है। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।